हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर। फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 16 करेंगे। इसका पार्ट 1 है ये। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट बी। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 15 था वो पार्ट ए था। पार्ट ए में हमने एम्प्लॉय के भले के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, जैसे मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की गई है, पीएफ की व्यवस्था की गई है, पेंशन की व्यवस्था की गई है, मिनिमम वेजेस के लिए व्यवस्था की गई, इन सब के बारे में बात की। यहाँ पर उसी का पार्ट भी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने बैंकों में ट्रेड यूनियंस होती हैं। आप भी किसी न किसी यूनियन के मेंबर होंगे और हर महीने कुछ सर्टेन अमाउंट आपका कट के जाता होगा और उन्हीं के बुलावे पर आप जो है स्ट्राइक में भाग लेते हैं। उन्हीं के बुलावे पर आप जो है सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस के बाहर आंदोलन करते हैं। तो उनके बारे में पूरा हमें यहाँ पर इस पार्ट बी में वही है, ट्रेड यूनियन ही पूरा कवर किया जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रेड यूनियन का क्या रहा है, फिर ट्रेड यूनियन बैंकों में कैसे इंट्रोड्यूस हुई, क्या कहानी रही है, ट्रेड यूनियन की कमजोरियाँ क्या हैं, और साथ ही साथ में चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होती है। तो जो आपके पैसे कटते हैं ना हर महीने 100-150 रुपये, 100 रुपये 150 रुपये जो आपके हर महीने कटते हैं, उसी को चेक ऑफ फैसिलिटी कहते हैं। बट वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ओके, चलिए। तो अगर इंट्रोडक्शन में हम देखें तो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखो, यूनियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट वगैरह की अगर हम बात करें तो पहले से मतलब अंग्रेजों के ज़माने से ही वर्कर्स को सताया गया, धीरे धीरे विद्रोह हुआ, वही सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। देयर वाज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट द वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर्स। मतलब लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ती गई कि जो वर्कर हैं उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। उनका मतलब दोहन किया जा रहा है, उनको उनका दुरुपयोग किया जा रहा है एक तरीके से। देयर वर नो रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग आवर्स, नो हाइजीन वर्किंग कंडीशंस, वेजेज वर वेरी लो एंड वर पेड इरेगुलरली। मतलब कोई रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन ही नहीं था कि कितने घंटे काम करवा सकते हो। बंधुआ मजदूर जैसे कॉन्सेप्ट चलते थे, मतलब ले आए, ज़िंदगी भर अपने घर पे ही रखो, अपनी फैक्ट्री में रखो और वहीं काम करेगा। कोई हाइजीनिक कंडीशन, वर्किंग कंडीशन नहीं, साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। फैक्ट्री गंदी है तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। तनख्वाह भी बहुत, जो मजदूरी भी दी जाती थी बहुत कम दी जाती थी, और वो भी कभी दी गई कभी नहीं दी गई, जैसा चल जाए वैसी स्थिति थी। द ओरिजिन ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट आर हाउएवर अवेलेबल मच प्रायर टू द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो हमारे आज़ादी का जो संघर्ष शुरू हुआ है उससे पहले से ही, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से पहले से ही ट्रेड यूनियन की मूवमेंट जो है शुरू हो चुकी थी। हमारी कंट्री में 1850 के दौरान में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है शुरू हुआ, औद्योगिकीकरण, यानी कि फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हुई। और जो पहली ट्रेड यूनियन थी, फर्स्ट ट्रेड यूनियन, उसको फाउंड किया था श्री नारायण मैगी लसांधा इन बॉम्बे 1890। 1890 में पहली ट्रेड यूनियन किसने इस्टेब्लिश की थी? श्री नारायण मैगी लसांधा। याद रखिएगा नाम, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पहली ट्रेड यूनियन किसने इस्टेब्लिश करी थी, तो श्री नारायण मैगी, ठीक है, 1890 मुंबई में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। देयर आफ्टर देयर वर अ फ्यू ट्रेड यूनियंस इन रेलवे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इंडियन पोस्ट ऑफिस वगैरह। मतलब उसके बाद में पहली ट्रेड यूनियन उन्होंने इस्टेब्लिश की, उसके बाद में कुछ और यूनियन बनी, रेलवे में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और पोस्ट ऑफिस वगैरह में। इन सब जगहों पर यूनियन बननी शुरू हो गई। द यूनियंस वर एम्ड एज, अब यूनियन किस लिए बनाई गई थी? उनका उद्देश्य था प्रमोटिंग वेलफेयर एक्टिविटीज, स्प्रेडिंग लिटरेसी अमंग वर्कर्स एंड फॉर रेडीनेस रेड्रेसिंग देयर ग्रेवेंसेस। तो यूनियन बनाई गई थी ताकि जो एम्प्लॉई हैं उनके वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके, उनका फ़ायदा पहुंचाया जा सके, उनके बीच में लिटरेसी बढ़ाई जा सके, वर्कर्स के बीच में जानकारी फैलाई जा सके। पहले उतने पढ़े लिखे वर्कर नहीं होते थे, तो उनको सिखाया समझाया जाता था कि तुम्हारा हक है, तुम बोल सकते हो कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाओगे तो हम नहीं करेंगे, काइंड ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें उनको। और साथ ही साथ उनके जो भी शिकायतें थी उनके निवारण के लिए भी यूनियन अपना एम बनाकर चलते कि हम अपने एम्प्लॉय की शिकायतों का भी निवारण करेंगे। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स आल्सो इंक्रीज रैपिडली। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, फैक्ट्रियाँ बढ़ी, वैसे वैसे जो है इंडस्ट्री वर्कर भी तेजी के साथ बढ़े। पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस and their spectacular growth in 1960 to 2000 period was due to the continuous support of the political parties। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन मतलब कहने का ये हो, जो ट्रेड यूनियन थी फ्रेंड्स, उनको पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सपोर्ट किया। पॉलिटिकल पार्टियां क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि देखो ट्रेड यूनियन में मेंबर होंगे। अब सोचो कोई ट्रेड यूनियन है जिसमें 1 लाख मेंबर हैं,
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से फॉर द एग्जांपल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, कोई उनके ऊपर हाथ रखती है, तो अगर बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी तो बदले में जब वोट का टाइम आएगा तो ये 1 लाख लोग बीजेपी को या जो भी पार्टी उनको सपोर्ट करे उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वहाँ पर मौजूद था। ऑफ द ट्रेड यूनियन कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में भी पॉलिटिकल पार्टी उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी शरण में रखा। देयर स्पेक्टेकुलर 1960 से 2000 पीरियड वाइज ड्यू टू कंटिन्यूअस सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल, मतलब ट्रेड यूनियन 1960 से लेकर के 2000 इन 40 वर्षों में ट्रेड यूनियन बहुत सारी आई सामने, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको जमकर सपोर्ट किया था। अब अगर हम देखें इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन इन कंट्री, तो आज की डेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन है, ये हम बात कर रहे हैं पूरे देश स्तर पर। हम पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री को लेकर के जितनी भी ट्रेड यूनियन है हमारे देश में इंपॉर्टेंट खास उनकी बात करेंगे। INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, HMS हिंद मजदूर सभा है, CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है, BMS भारतीय मजदूर संघ। तो इतनी जो है मतलब ये मतलब देश स्तर की पार्टी मतलब जो है ट्रेड यूनियन है फ्रेंड्स, ये बैंक स्तर की नहीं, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, पूरे देश में जैसे भारतीय मजदूर संघ है तो जितने भी मजदूर हैं सबको कवर करती है। हिंदू मजदूर सभा है, सबको कवर करेंगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, पूरे इंडिया की जो ट्रेड यूनियन है उसकी कांग्रेस मतलब एक तरीके से इकट्ठा होना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दीज देयर आर नंबर ऑफ स्टेट लेवल यूनियंस, इसके अलावा ये हमने केंद्र स्तर पर या पूरे देश स्तर पर बताया, राज्य स्तर पर भी बहुत सारी जो है ट्रेड यूनियन मौजूद हैं। और अगेन यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें प्रमोट करती हैं, मतलब जो स्टेट लेवल की यूनियन उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना जो है प्रमोट करती है किसको, भारतीय कामगार सेना को, BKS भारतीय कामगार सेना जो है ये एक ट्रेड यूनियन है, महाराष्ट्र में केवल पाई जाती है और उसको सपोर्ट कौन सी पार्टी करती है, शिवसेना पार्टी करती है। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो लेबर ब्यूरो है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2012 तक हमारे देश में लगभग 16,000 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी, और जिसमें टोटल लगभग 91 लाख जो है 92 लाख मेंबरशिप उनकी थी। मतलब इनका कहने का है कि लगभग 16,000 जो है 16-17 हज़ार ट्रेड यूनियन 2012 में रजिस्टर्ड थी, और उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जो है मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर चुके थे। अगेन डाटा मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो हम उस डेटा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें बस ये समझना है कि ट्रेड यूनियन की कहानी चलती कैसे है। तो अगर हम देखें तो भाई देखो, वर्कर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ने लगी कि एम्प्लॉयर हमारा जो है दुरुपयोग कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है हमको। ठीक है, कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं दी जाती थी, बहुत कम सैलरी दी जाती थी, सैलरी भी समय पर नहीं दी जाती थी, ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट है, मतलब जो विद्रोह वगैरह हुआ है, वो फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, आज़ादी के संघर्ष से पहले शुरू हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में 1850 के आसपास में औद्योगिकरण होता है। पहली ट्रेड यूनियन जो है श्री नारायण मैगी लसांदा ने बॉम्बे में 1890 में बनाई थी। उसके बाद में बहुत सारी ट्रेड यूनियन और बनी, रेलवे में है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह डिपार्टमेंट में, या उसके बाद में पोस्ट ऑफिस वगैरह में हो गया, सब जगहों पर ये बनने लगी हैं। ठीक, यूनियन एम क्या रखती थी, वेलफेयर एक्टिविटी करवाना, मतलब अपने जो वर्कर्स हैं उनको लाभ पहुंचाना, उनको लिटरेट करना, उनकी मतलब जो है उनकी जो अधिकार हैं उसके बारे में जागरूक करना, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। ठीक है, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ वैसे वैसे नंबर ऑफ वर्कर भी बढ़े, समस्याएं भी बढ़ी, और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ट्रेड यूनियन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा बढ़ी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन का नाम यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ये ऑल इंडिया लेवल की हैं, जिसमें आपका INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, HMS हिंद मजदूर सभा है, CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है, BMS भारतीय मजदूर संघ वगैरह हो गए। इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी ट्रेड यूनियन पार्टीज पाई जाती है। उसमें से एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना सपोर्ट करती है भारतीय कामगार सेना को। जो है कितनी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है उसके बारे में जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो द्वारा दी गई।
जिसमें इन्होंने बताया कि 2012 तक लगभग 17,000 के आसपास ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, इसमें लगभग 92 लाख पीपल जो है रजिस्टर्ड है, 92 लाख वर्कर्स आर रजिस्टर्ड ओवर देयर। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हमने यहाँ पर देखी। अब हम बात करेंगे हमारे काम का क्या है, बैंक में ट्रेड यूनियन की क्या स्थिति है, हमारे लिए मेजर फोकस वही रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रेड यूनियन बैंक्स। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री आल्सो हैज सिमिलर स्टोरी ऑफ ग्रोथ, मतलब जैसे जैसे उधर ग्रोथ हुई वैसे वैसे बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। द बैंकिंग इन इंडिया वर ओन्ड बाई अ फ्यू कैपिटलिस्ट आर इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेस and they were regional banks and all in private sector. Their primary aim to garner resources and lend it back to the owner. ये बोल रहे हैं कि इंडिया में शुरू के दौर में जो कुछ बैंक थे वो ज़्यादातर जो पूंजीवादी लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हीं के द्वारा उनकी मतलब उन्हीं के ओनरशिप में रहते थे ये बैंक। क्षेत्रीय स्तर के बैंक होते थे और प्राइवेट सेक्टर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के बैंक हैं, और इनके मालिक कौन होते थे, कोई न कोई पूंजीवादी, कोई न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता था। और इन बैंकों का उद्देश्य होता था कि जनता से जो भी पैसा मिले उसको इकट्ठा करो और अपने मालिक को जो है लोन पर दे दो, ये इनका उद्देश्य होता था। तो अब जब यही उद्देश्य रहेगा कि जनता से सारा पैसा इकट्ठा करके और अपने मालिक को ही लोन देना है, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही, जनता का भी होगा और वर्कर का भी होगा। द वर्किंग कंडीशन वर नॉट वेरी फेवरेबल, एम्प्लॉय हैड टू पुट इन लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वेजेज वर नॉट एडिक्वेट। तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था, और जो वेजेज भी मिलते थे वो पर्याप्त, यानी कि जो मजदूरी दी जाती थी वो भी पर्याप्त नहीं मिलती थी। अब इन सभी स्थितियों परिस्थितियों की वजह से ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहीं पर ही तो समाधान निकालने के लिए किसी न किसी लीडर को आना पड़ेगा आगे, है ना। अगर समस्या ही नहीं होगी तो समाधान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर ट्रेड यूनियन, वर्कर्स गॉट टुगेदर अंडर द लार्ज ऑर्गेनाइज्ड यूनियंस टू फाइट द एडिक्वेट वेजेज। तो एक बढ़िया उपजाऊ जमीन मिली, एक तरीके से एक मौका मिला जो है ट्रेड यूनियन को कि वो अपनी बातों को रख सकें, ताकि सबको पर्याप्त मजदूरी तो मिले। दिन भर काम करने के बाद में अगर आपको 40 रुपये मिल रहे हैं, वहीं दूसरी जगहों पर 60 रुपये 80 रुपये बट रहा है, तो गलत है। तो उसके लिए सब साथ आए, सारे वर्कर साथ आए, ट्रेड यूनियन बनी और स्ट्राइक वगैरह की बात की गई। ओके, व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड द इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बिकम टेंस। जब इनकी जो ट्रेड यूनियन थी, इनकी डिमांड नहीं पूरी की गई, वो एम्प्लॉयर नहीं माना कि हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेन ट्राइब्यूनल बनाया 1949 में। सेन ट्राइब्यूनल, सेन कोई व्यक्ति हैं, उनके नाम पर एक ट्राइब्यूनल बनाया जिनका काम था एजुकेशन का, मध्यस्थता करने के लिए उनको दिया गया भाई कि ट्रेड यूनियन और बैंकों के बीच में बात नहीं बन रही है, तो ऐसा करो कि तुम जो है ज़रा सा मीडिएटर का काम करके मामले को सुलझाओ। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कि कैसे कैसे ट्रेड यूनियन का कायदे से। अब भाई जब सेन ट्राइब्यूनल बन गया है तो ऑब्वियसली ये ट्राइब्यूनल निगोशिएट करेगा किससे, ट्रेड यूनियन से। अब ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस की तरफ बढ़ गई इस वजह से। ट्रेड यूनियन इन बैंक केम टू स्टे एंड हैव बीन एक्टिव एवर सिंस। अब इसकी वजह से ट्रेड यूनियन यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया, स्टे कर गया और तब से बना हुआ है। ये इसी घटना 1949 में जब ये मतलब लड़ाई शुरू हुई कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और नहीं बढ़ाई गई, उसके बाद में जब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का ख़राब हुआ, तब जाकर गवर्नमेंट ने जब इंटरफेयर किया, आफ्टर दैट जो है ट्रेड यूनियन जो है अपने पूरे वैल्यू में, पूरे भौकाल में कहीं ना कहीं आ गई। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस फेडरेशन इन द बैंक्स विच आर पार्टीज इन बायलैटरल सेटलमेंट एट इंडस्ट्रियल लेवल आर। ये वर्कमैन लेवल की जो ट्रेड यूनियन है उनकी कुछ लिस्ट यहाँ पर दी गई है। AIBEA, हो सकता है आप इनमें से किसी न किसी एक के मेंबर हों, देर आर वेरी मच चांस। ओके, तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय NCBE, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स NOVW, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन INBEF। अब हो सकता है इसमें से कुछ का अस्तित्व भी ना हो और पॉसिबल है कि कुछ नए भी बन गए हों, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए जो बुक में दिया है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये कुछ यूनियन है जो वर्कमैन लेवल पर काम करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, दीज यूनियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज सो दैट देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ एट इट्स पीक कवर एटमोस्ट 90% ऑफ वर्कमैन स्टाफ। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी यूनियन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, किस चीज़ में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, सब लोग मिल करके अपनी अगर डिमांड रखें, जैसे मान लीजिए घर में
कार खरीदने की बात हो रही है और पापा नहीं मान रहे हैं, तो पूरा घर एक साथ मिल करके कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी, नहीं भैया अब तो सब नाराज़ बैठे हैं, पापा को छोड़ के बाकी सब नाराज़ बैठे हैं, अब तो तभी मानेंगे जब घर में कार आ जाएगी। तो दैट इज़ काइंड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो वही बात है कि वर्कमैन स्टाफ जितने भी हैं उसके 90% लोग मिल करके अपनी बात को सामने रखने के लिए राजी हुए। ठीक है, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल दीज यूनियंस हैड अ पैरेलल ऑफिसर्स एसोसिएशन। जितनी भी ये यूनियन की हमने बात की यहाँ पर, ये वर्कमैन लेवल की थी, यानी क्लरिकल लेवल की थी। इन सभी की पैरेलल जो है, ये बोल रहे हैं इन सभी की पैरेलल में ऑफिसर एसोसिएशन भी चलती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द यूनियन हैज आल्सो अ पैरेलल ऑफिसर एसोसिएशन which again came to play a vital role at the negotiation table। तो ऑफिसर लेवल पर निगोशिएटिंग टेबल जो होती है वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कौन? इनकी जो ऑफिसर एसोसिएशन है। क्लियर हो जाती बात? तो ये रही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एट ऑफिसर लेवल। ओके, तो पहले कौन सी देखी थी हमने? वो क्लर्क लेवल पर जो थी, और ये ऑफिसर लेवल पर है। इन्होंने ये भी कहा कि जो क्लर्क लेवल पर, जो क्लरिकल स्तर पर, वर्कमैन स्तर पर जो यूनियन है उन्हीं की ही पैरेलल मतलब जो है ये भी हैं। जैसे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन, ये उन्हीं में से किसी न किसी एक की ही एक ब्रांच है एक तरीके से। ठीक है, तो ऑल इंडिया ऑफिसर्स कन्फेडरेशन मतलब एक यूनियन वर्कमैन लेवल पर और एक उन्हीं की ही एक जो है ऑफिसर लेवल पर भी काम करती है। इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन AIBOC, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस INBOC, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स NOBO, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर NOBO। तो कुल मिलाकर के ये चार जो है यूनियन का यहाँ पर जिक्र। आप इसमें से अगर आप ऑफिसर हैं, ऑफिसर एंड अबव हैं, तो इसमें से किसी न किसी यूनियन के आप भी मेंबर होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्कर्स एंड ऑफिसर इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फ्लैग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड यूनियंस एंड देयरफॉर दे कुड गेट देयर डिमांड सेटल्ड आइदर थ्रू निगोशिएशन आर थ्रू एजिटेशन। तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी ऑफिसर, वर्कर इन द सेंस ऑफ जितने भी क्लर्क सब स्टाफ वगैरह हैं वो, और जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे बैंकिंग के हो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर के, वो सभी किसी न किसी एक यूनियन के झंडे के नीचे आते हैं, फ्लैग के नीचे आते हैं, और इस वजह से वो अपनी डिमांड को पूरी करवा पाते हैं, चाहे वो निगोशिएशन से करें, बातचीत से, और चाहे फिर जो है अपना गुस्सा दिखा करके, एजिटेशन, स्ट्राइक वगैरह करके। ओके, देयर इज अ न्यू अवेकनिंग। अभी बोल रहे हैं कि एक नई अवेकनिंग आई है, नया ज्ञान हुआ है, नई शुरुआत हुई है। यूनियंस आर बिकमिंग प्रोएक्टिव and are concerned about business prospect of the bank, which is a good thing to happen in an industry that control the monetary and economic wealth of the country। ये बोल रहे हैं कि एक नई अवेकनिंग हुई है। पहले क्या था? पहले जो यूनियन हुआ करती थी वो जो है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचा करती थी, कहने मतलब इनका है। लेकिन जो नई यूनियन है वो प्रोएक्टिव है, यानी आज नई यूनियन का, यूनियन तो पहले से चली आ रही, जो उसके नए लोग हैं वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो गए हैं, और वो कंसर्न है किसके बारे में? बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ऑफ द बैंक। बैंक का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को भी कंसिडर करके चलते, सिर्फ एम्प्लॉय के भले के बारे में ही नहीं सोचते, बिजनेस के भले के बारे में ही सोचते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये बोलते हैं कि जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई पूरे देश का जो मॉनेटरी कंट्रोल है, इकोनॉमिक वेल्थ है, वो हमारे ही यानी बैंकों के हाथों में ही है, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के हाथ में है। और ऐसे में अगर यूनियन बैंक के हित में सोचेगी तो वो अच्छी चीज़ है, एक अच्छी खबर है। सो इट्स अ न्यू अवेकनिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेड यूनियन इन बैंक्स में, ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो भी पैरेलल में ही चली है। सिमिलर स्टोरी ऑफ द ग्रोथ रही है। बैंक में पहले जो बैंक खोले गए थे ज़्यादातर जो है बड़े घरानों द्वारा, बड़े बिजनेसमैन द्वारा खोले गए थे। क्षेत्रीय स्तर के बैंक हुआ करते थे, प्राइवेट सेक्टर में खोले जाते थे, सरकारी सेक्टर में नहीं, प्राइवेट में खोले जाते थे, और इनका उद्देश्य यही होता था जनता से पैसा इकट्ठा करो, अपने मालिक को लोन कर दो, बात खत्म। जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी, ज़्यादा समय काम करना पड़ता था, और पैसे भी, सैलरी भी पर्याप्त नहीं मिलती थी। इसकी वजह से ट्रेड यूनियन सामने आती है और वो बोलते हैं कि नहीं, हमें लड़ाई करनी पड़ेगी पर्याप्त सैलरी मिलने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड को रखा, लेकिन चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट ने या जो बैंक के मालिक थे उन्होंने माना नहीं कि नहीं, हम तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे मामला ख़राब होता गया, सिचुएशन ख़राब होती गई। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा, और उसके लिए उन्होंने सेन ट्राइब्यूनल बनाया 1949 में, कि ताकि तुम मध्यस्थता का काम करो। और इसी के बाद से ट्रेड यूनियन जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है, और तब से लेकर के अभी तक चली पड़ी हैं, मतलब ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं। कुछ ट्रेड यूनियन जो वर्कमैन लेवल पर काम करती हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पहली है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय NCBE,
बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर NOVW, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन INBEF, ये सारे हैं जो क्लरिकल स्तर पर काम करते हैं। ये यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की सुरक्षा करते हैं। उसके लिए वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो हमारी ये बाइपार्टेट सेटलमेंट होती है वो भी कहीं ना कहीं इन यूनियन के अच्छे खासे एफर्ट का भी कहीं ना कहीं नतीजा होता है। ठीक है, तो 90% ऑफ वर्कर्स जो है इनके साथ मिल करके काम करवाते हैं, मतलब साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि जितनी भी ये क्लरिकल स्तर की यूनियंस हैं, वर्कमैन स्तर की यूनियन है, इनकी पैरेलल ऑफिसर जो है एसोसिएशन भी अवेलेबल हैं और वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से हैं, तो पहला है AIBOC, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन। दूसरा है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस INBOC, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर NOBO। ठीक, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑफिसर रैंक पर। वर्कर्स और ऑफिसर चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री के हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर के हो, सब जो है अपने ट्रेड यूनियन के झंडे के नीचे सुरक्षित हैं। ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को, अपनी डिमांड को पूरा करवा पाते हैं, चाहे उसके लिए वो बातचीत का रास्ता अपनाएं और चाहे उसके लिए वो झगड़े और लड़ाई का रास्ता, एजिटेशन का रास्ता अपनाएं। इन्होंने ये भी कहा कि एक नई अवेकनिंग हुई है, कुछ चेंज देखने को मिला है कि यूनियन जो है कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव हो गई है और वो बैंक के बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट को भी कंसिडर करके चलती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाई द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन द्वारा क्या समस्याएं फेस की जा रही है, फिर इनकी कमजोरियां क्या हैं वो भी हम बात करेंगे। प्रॉब्लम फेस्ड बाई द ट्रेड यूनियन, तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, यूनियन फंक्शन ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल। यूनियन जो है 3 बेसिक सिद्धांतों पर काम करती हैं। पहला, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए। और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जो आपकी नौकरी है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर्स, मतलब जो भी व्यक्ति की नौकरी अगर सुरक्षित रहेगी तो भाई उसका सामाजिक और आर्थिक दोनों जो है स्तर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो 3 सिद्धांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। इन 3 सिद्धांतों पर ट्रेड यूनियन काम करती हैं। इन्हीं को बचाने और इन्हीं को संभालने के लिए उनका पूरा उद्भव हुआ ही है, मतलब उनका जन्म हुआ ही है। इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव दे हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ क्लियर स्ट्रेटेजिक अप्रोच सच एज मिलिटेंट आर प्रोटेक्टिव, सच एज स्ट्राइक आर बाइकॉट एंड पॉजिटिव आर फैटर्नल, सच एज मॉनेटरी सपोर्ट टू द मेंबर्स ड्यूरिंग सिकनेस एक्सीडेंट। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि मतलब हमारी यूनिटी बनी रहे, हमारे लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके, उसके लिए उन्होंने क्लियरली कुछ अप्रोचेज बना रखी, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज में मिलिटेंट और प्रोटेक्टिव में आता है। मिलिटेंट एंड प्रोटेक्टिव मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं झगड़ा लड़ाई करके, जैसे हम स्ट्राइक करेंगे, बाइकाट कर देंगे, और भाईचारा और पॉजिटिव तरीके से भी मैनेज करते हैं, जैसे मॉनेटरी सपोर्ट दे दिया जाए। अगर जो है फैमिली मेम्बर बीमार है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फैमिली मेम्बर जो हमारे यूनियन के मेंबर हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देने का तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। ठीक, जिससे कि क्या होगा, भाईचारा बना रहेगा, हमारी यूनिटी बनी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव द ट्रेड यूनियंस नॉर्मली फॉलो द पाथ ऑफ नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉयर्स। इसमें क्या करते हैं कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यूनियन का, ट्रेड यूनियन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, हम पहले एम्प्लॉयर से निगोशिएशन करते हैं। सिंपल, हमारा सबसे पहला काम निगोशिएशन, बातचीत का रास्ता हमेशा अपनाते हैं। दे रिसॉर्ट टू एजिटेशन ओनली इफ द मैटर कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू निगोशिएशन एंड परसुएशन। और एजिटेशन का मामला तभी आता है ना, झगड़े लड़ाई स्ट्राइक बाइकाट, ये सारा मामला हम तभी जो है अपनाते हैं जब हमारा बातचीत से और परसुएशन से मामला, मतलब लगातार बातचीत करके हमारा मामला अगर नहीं सॉल्व होता है, तभी जा करके एजिटेशन का रास्ता अपनाया जाता है। ये तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं यही कहानी चलती है। पहले किसान अपनी डिमांड्स रखते हैं, जब वो नहीं पूरी होती तब जाके आंदोलन की तरफ रखते हैं बात। ओके, फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनियन लाइज इन इट्स यूनिटी एंड इट्स फेथ एंड कन्विक्शन अबाउट द गोल्स इट वांट टू अचीव। तो यूनियन की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस में है, उनकी यूनिटी में है, उनकी एकता, जितने भी मेंबर हैं उनके साथ रहें, उन पर भरोसा रखें, और साथ ही साथ में जो भी गोल वो अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति इनका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। यही इनकी यूनियन की स्ट्रेंथ होती है। हाउएवर ट्रेड यूनियन इन बैंकिंग इंडस्ट्री आर फेसिंग
innumerable problems, weakness, especially with the advent of new generation bank, and also the fact of large number of new generation employee stepping into the bank in the recent past. तो ट्रेड यूनियन जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में है अभी वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। उसके पीछे दो वजह हैं खास करके। एक तो नई जनरेशन के बैंक आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर में भी कई जगहों पर, है ना, पेमेंट बैंक और तरह तरह के बैंक आ गए हैं, एक वो, और दूसरा नई जनरेशन के एम्प्लॉय भी आ गए हैं जो बैंकों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम में ले जा रहे हैं। तो आगे हमें यही बात करनी है कि वीकनेस क्या है, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम फेस बाई ट्रेड यूनियन में हमने देखा कि ट्रेड यूनियन जो पहले से चली आ रही है उनका बेसिकली तीन जो है सिद्धांत था। पहला, एकता में शक्ति होती है, दूसरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और तीसरा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, मतलब आपकी जॉब सुरक्षित रहे, सेम काम के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए और एकता में हमारी शक्ति होती है। ये इनका सिद्धांत था। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्होंने पहले से स्ट्रेटेजिकली अपना सेटअप बना रखा है कि हमें क्या करना होगा। हम मिलिटेंट या प्रोटेक्टिव मोड में चलेंगे, जैसे हम स्ट्राइक करेंगे, बाइकआउट करेंगे, या फिर हम भाईचारा और पॉजिटिव तरीका अपनाएंगे जिसमें हम अगर कोई फैमिली मेम्बर जो है, मतलब कोई मेंबर हमारे यूनियन का बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ठीक, इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए नॉर्मली, मतलब जो भी ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, जैसे हमें अगर मान लो बाइपार्टेट सेटलमेंट करवाना, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयर के साथ में या जो भी मान लीजिए आईबीए के साथ में हम क्या करेंगे, निगोशिएशन करते हैं। अगर निगोशिएशन से बात नहीं बनती है तब जाकर के हम एजिटेशन का रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि ट्रेड यूनियन बैंकिंग इंडस्ट्री की इस समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसमें खास करके वजह दो हैं। एक तो नई जनरेशन के बैंक बहुत सारे एंट्री कर गए हैं, पहली प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो नई जनरेशन के एम्प्लॉय भी यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में कि वीकनेस क्या क्या है, इनकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन बैंकिंग इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियन में प्रॉब्लम क्या क्या है अभी आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ट्रेड यूनियन रिवैलरी, पहला तो एक ट्रेड यूनियन दूसरे से भिड़ी पड़ी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे एक देश में अगर सोचो 100 पार्टियां हों, सब एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं, कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन रिवैलरी है। वन इंडस्ट्री वन यूनियन इज आइडियल सिचुएशन, एक इंडस्ट्री में एक यूनियन रहे, ये एक आदर्श सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट, असलियत एकदम अलग है। देयर आर मल्टीपल ट्रेड यूनियन इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियन है। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है इनकी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी व्हिच गेट ट्रांसलेटेड इनटू यूनियन स्पॉन्सर्ड बाय देम। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग सिद्धांत होते हैं उसके, और जो यूनियन जिस पार्टी को ज्वाइन करेगी भाई वो उसी को फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे कोई अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है, तो उसको जितनी भी यूनियन सपोर्ट, मतलब वो पार्टी जिन जिन यूनियन को सपोर्ट करे उनका भी एजेंडा हिंदूवादी राष्ट्र ही हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इफ द रूलिंग पार्टी यूनियन होल्ड अ पर्टिकुलर व्यू द अदर्स विल नॉट सब्सक्राइब टू इट। अब क्या होगा कि सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हिंदूवादी राष्ट्र मान लेते हैं नहीं पसंद आता है, तो जो रूलिंग पार्टी यूनियन होगी, मतलब कहने का कि जो यूनियन मौके पर जो है मेजर यूनियन है हमारी, जो मेन यूनियन है, ठीक है, अगर उसके विचार हमारे विचार नहीं मिलते तो उसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। यही बोल रहे हैं कि भाई जो है जो रूलिंग पार्टी की यूनियन होगी, अगर उसका पर्टिकुलर व्यू है तो अदर्स उसको ज्वाइन ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दिस अगेन रिजल्ट इन इंटर यूनियन रिवैलरी एंड इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। इसका अगेन वही असर होगा कि कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, फिर फूट पड़ेगी। समझ रहे हैं कहने के, जैसे एक यूनियन हो, लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक यूनियन के जो सिद्धांत है वो सबको अच्छे लगे। तो पता चला कुछ लोगों को नहीं पसंद आए तो दूसरी यूनियन चली आई सामने, अब दूसरी के भी नहीं पसंद आए तो तीसरी यूनियन सामने चली आई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एफिलिएशन का भी एक प्रभाव पड़ता है, ये भी एक इनकी दिक्कत है। प्रोलिफिकेशन ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनियंस बहुत बढ़ती जा रही हैं ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द यूनियंस एंड द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल फंक्शनल यूनिटी अमंग देम दे हैव स्मॉल एंड इरेगुलर मेंबरशिप। मतलब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड तरीके से यूनियन की ग्रोथ हो रही है, आपस में यूनिटी ना होने की वजह से बहुत छोटी और इरेगुलर मेंबरशिप है। मतलब कहने का एक बैंक है उसमें पता चल रहा है 10 यूनियन चल रही हैं, 10 यूनियन, किसी के पास 500 मेंबर हैं, किसी के पास 700 मेंबर हैं, किसी के पास 1800 मेंबर हैं, मतलब अनायास की पार्टी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है,
मैनी यूनियन क्लेम अ मेंबरशिप नंबर विच इज इनकरेक्ट। अब कई सारी यूनियन ऐसी होंगी जो बोलेंगे हमारे पास में 50,000 लोग हैं, लेकिन असलियत में वहाँ पता चल रहा है उनके सिर्फ सपोर्टर 30,000 हैं। देर आर इंस्टेंसेस ऑफ डुअल मेंबरशिप। अब ये भी पॉसिबल है कि एक बंदा दो दो जगहों पर जो है मेंबर बना पड़ा है, एक आदमी दो दो यूनियन का मेंबर भी बना पड़ा है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कमजोरी ही है। एप्रीहेंशन ऑफ वर्कर्स, अब इसका क्या मतलब है देखिए, इवन टुडे द वर्कर्स आर अफ्रेड दैट दे आर बीइंग अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन विल नॉट बी लाइक्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड दैट दे विल बी विक्टिमाइज्ड। ये बोल रहे हैं कि जो वर्कर्स होते हैं, जैसे आप अगर सर्कल ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह आए और बोलते हैं चलो एजिटेशन करना है, अब तुमको सर्कल हेड के सामने दिन भर रिपोर्ट लेकर के जाना है और तुम्हें स्ट्राइक भी करनी है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अभी जा करके हम यूनियन के साथ में हाय हाय करेंगे, सर्कल हेड मुर्दाबाद, सर्कल हेड मुर्दाबाद, काइंड ऑफ दैट, तो हो सकता है कि बाद में मुझे जो है विक्टिम बना दिया जाए, मतलब कि किसी बात पे परेशान किया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मुझे उल्टा सीधा बोला जाए, काइंड ऑफ दैट। ये एक फीलिंग आती है, अफ्रेड हो जाता है, ठीक है। तो उसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि भाई वर्कर डू नॉट होल हार्टली इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी। तो इसकी वजह से आप पूरे दिल से जो है, पूरे मन से यूनियन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? आप कतराते हैं, किनारे रहो यार, पता चलेगी जो है भाई हमारा नंबर लग जाए, काइंड ऑफ दैट, ओके। एंड यहाँ पर एक आयरनी भी इन्होंने बताया कि मतलब अजीब सी बात है कि फॉर दिस प्रिसाइज पर्पज द ट्रेड यूनियन हैव केम इनटू द एग्जिस्टेंस। इसी वजह से किस वजह से ट्रेड यूनियन आई थी? ताकि आपके हितों की रक्षा हो सके, आपके हितों की रक्षा के लिए ही आई थी, और आपके ही हित जो है परेशानी में आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सर्कल हेड आपको कुछ ना बोल पाए, इसी के लिए तो ट्रेड यूनियन लाई गई थी, और तुम ट्रेड यूनियन में इसलिए नहीं शामिल हो रहे हो कहीं मेरा ही पत्ता ना काट दिया जाए। तो जिस पर्पज़ के लिए ट्रेड यूनियन बनी थी उसी में वो कहीं ना कहीं असफल होती नजर आती है। इसकी वजह से ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी में वर्कर्स पूरी तरह से, पूरे दिल से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आउटसाइड लीडर का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल रहता है। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादातर हमारे रिटायर्ड मेंबर होते हैं या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हमारे पास होते हैं, वर्कर्स में से कम रहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। स्टेमिंग फ्रॉम द अबव, अनदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूनियंस इज दैट दे हैव आउटसाइड लीडर। जो यूनियंस होती हैं उनमें आउटसाइड लीडर होते हैं। लीडर आर नॉट फ्रॉम द वर्कर्स ऑफ यूनिट और इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है, जो यूनिट है, उसके वर्कर्स ना होकर के बाहर के लीडर जो है यहाँ पर हावी रहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ओके। एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड, एम्प्लॉयर का एटीट्यूड भी भाई मुद्दा होता है। तो टू बिगिन विद द ट्रेड यूनियंस वर्क मतलब क्वाइट एग्रेसिव एंड थ्रेटनिंग एंड अनरीजनेबल इन देयर अप्रोच। जब शुरुआत हुई ट्रेड यूनियन की, तो शुरुआत में जो अप्रोच थी ट्रेड यूनियन की बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा धमकी भरी थी, और अनरीजनेबल अप्रोच वो अपनाया करते थे। फैक्ट्रियाँ जला देनी है, घर फूंक देने हैं, है ना, काइंड ऑफ दैट, इस तरीके की चीज़ें हो जाती थी शुरुआती दौर में। तो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर थे, एम्प्लॉयर्स परसीव्ड देम एज ट्रबल मेकर। तो उन्होंने माना कि ये परेशानी ही खड़ी करेंगे, अननेसेसरी होते हैं, अननेसेसरी हर्डल द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की ग्रोथ में ये बाधा ही करेंगे, ये कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, ये परेशानी ही देंगे। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयर का एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया, और वो इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये ट्रबल मेकर हैं, ओके। फिर आ जाता है भाई लैक ऑफ लीडरशिप। लैक ऑफ लीडरशिप क्यों हुई? क्योंकि एक तो आउटसाइड लीडर थे, और जो हमारे पास लीडर भी हैं वो रिटायरमेंट की वजह से परेशान हैं। विद द ओल्ड जनरेशनल एम्प्लॉयज हु हैव प्रोवाइडेड इफेक्टिव लीडरशिप इन द यूनियन इन द बैंक आर स्लोली रिटायरिंग फ्रॉम द बैंक एंड नॉट एबल टू बी एक्टिव इन द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी ड्यू टू द इम्पेयर्ड हेल्थ। तो ओल्ड जनरेशन के जो एम्प्लॉय थे, वो जिन्होंने बैंक में लीडरशिप, अच्छी खासी लीडरशिप दी, आपकी डिमांड को पूरा करवाया, बहुत सारी चीज़ों को लागू करवाया है, वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं, और वो अभी ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, और हमारे पास नए लीडर इतने काबिल और मौके पर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक जो है वीकनेस है। नई जनरेशन के एम्प्लॉय की एंट्री हो गई है, ये एक और समस्या है। एम्प्लॉय की समस्या क्या है? मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट जनरेशन हो रखी है, इनको लगता है कि हमें यूनियन की जरूरत नहीं, मैं खुद काबिल हूँ और देख लूँगा। ज़्यादातर तो बैंक छोड़ने के चक्कर में रहते हैं यूनियन की तो बात ही छोड़ दो, वो बैंक के छोड़ने के चक्कर में रहते हैं। मैनी न्यू जनरेशन एम्प्लॉयज आर एंटरिंग द बैंक विथ वेरिड ड्राइव्स, डिजायर्स एंड नीड, दीज बी यूनाइट। मतलब बहुत सारे नई जनरेशन के एम्प्लॉय जो है बैंकों में एंट्री कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। सच चेंजिंग एम्प्लॉयज आर मोर कैरियर माइंडेड एंड एज सच मोर रिलेक्टेंट एटीट्यूड ऑफ न्यू एम्प्लॉयज हैव पोस्ड न्यू प्रॉब्लम टू ट्रेड यूनियन इन द बैंक्स व्हिच आर बिकमिंग अ थ्रेट टू वेरी सर्वाइवल ऑफ द यूनियन। तो नए जो
एम्प्लॉई हैं ये कैरियर माइंडेड हैं, इनको काम से मतलब है, तरक्की से मतलब है, और इनका एटीट्यूड जो है यूनियन वगैरह की एक्टिविटी के प्रति जो है रिलेक्टेंट है, जिसकी वजह से यूनियन का सर्वाइवल भी कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है। अगर शॉर्ट में देखें, एम्प्लॉय इन द न्यू जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट फील द नीड फॉर सम एक्सटर्नल हेल्प एज दे हैव कॉन्फिडेंट इन देयर ओन मेरिट एंड एबिलिटी फॉर कैरियर प्रोग्रेशन। ये बोल रहे हैं कि जो नई जनरेशन के एम्प्लॉय हैं वो बाहरी हेल्प चाहते ही नहीं हैं, उनको खुद पे भरोसा है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर इतनी मेरिट है कि मैं अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा माइंडसेट वो बना के रखा हुआ है तो यूनियन के साथ क्या ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रेंड्स जो है कुछ वीकनेस की बात की यहाँ पर। तो हमने वीकनेस में देखा, पहला ट्रेड यूनियन रिवाइवलरी है, एक दूसरे से दुश्मनी किए बैठे हैं। एक इंडस्ट्री में एक यूनियन होना चाहिए, एक आदर्श सिचुएशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती नहीं, मल्टीपल यूनियन अवेलेबल हैं जो एक दूसरे से भिड़ती रहती हैं। दूसरा पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट होता है, जैसे शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी अगर जो है किसी वर्कर को नहीं पसंद है यूनियन की तो वो उसे ज्वाइन नहीं करेगा, ये एक प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद में प्रोलिफिकेशन, बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है यूनियन का, मतलब कितनी भी यूनियन बनती चली जा रही हैं, कोई प्रॉपर यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो सपोर्ट हैं, मेंबर्स हैं, वो बहुत नंबर में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई अगर आप यूनिटी में स्ट्रेंथ है, अगर 90% वर्कर तुम्हारे साथ हो, अगर कंट्री का 90% जो है व्यक्ति एक पार्टी के साथ खड़ा हो तो वो पार्टी कहीं कुछ अपनी डिमांड जरूर मनवा सकती है ना। 90% नहीं, किसी के साथ 10%, किसी के बाद 5%, किसी के बाद 12%, तो क्या मांग अपनी पूरी करवाएगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारी यूनियन क्लेम करती है जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उतने होते नहीं हैं। दूसरा डुअल मेंबरशिप का भी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, एक व्यक्ति दो जो है यूनियन में मेंबर बना पड़ा है। फिर एप्रीहेंशन ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पर वर्कर्स मतलब वर्कर कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं कि मान लो अगर मैं यूनियन की एक्टिविटी में भाग लूँगा तो पता चलेगा मुझे ही विक्टिम बना दिया जाएगा, तो इस वजह से वो पूरे मन से यूनियन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आउटसाइड लीडरशिप भी होती है, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो उस इंडस्ट्री या उस यूनिट के वर्कर ही नहीं होते, बाहरी लोग होते हैं, तो जब बाहरी लोग हैं तो उनको उतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, राइट। जैसे जो आपके बैंक में सीजीएम रैंक करके जो अधिकारी होते हैं वो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, सीजीएम एंड अबव, सीजीएम हो गए, ठीक है। उसके बाद में ईडी और जो आपके एमडी होते हैं वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते, वो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, उनके ऊपर ये आपका बाइपर्टेट नहीं एप्लीकेबल होता, उनके ऊपर जो है 7th के पे कमीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब जब उनकी सारी चीज़ें बाहर से डिसाइड हो रही हैं तो दे डोंट बोदर अबाउट योर बाइपर्टेट सेटलमेंट हो जाना हो, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अलग चला हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर भी प्रभाव डाल ही रही है, अगर आप समझ पाएँ तो। ठीक है, एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड भी ऐसा ही था, जब शुरुआत में ट्रेड यूनियन आई तो उन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत रूखा रास्ता अपना लिया, बहुत धमकी भरा रास्ता, बहुत अनरीजनेबल रास्ता अपना लिया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स ने शुरू से ही अपने आप में एक परसेप्शन बना लिया कि भाई ये ट्रबल मेकर है, ये परेशानी करेंगे, फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे, बाधा ही डालेंगे। तो इस वजह से उनका एटीट्यूड भी एक परेशानी है। लैक ऑफ लीडरशिप, पुराने ज़माने के जो हमारे स्टाफ मेंबर थे वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ नहीं ठीक है, इसकी वजह से जो असली लीडरशिप थी एक समय में वो वाला गुण रह नहीं गया है, नए लीडर उतने काबिल रहे नहीं। फिर आता है नए जनरेशन के एम्प्लॉय आ गए हैं, इतने ज़्यादा कैरियर माइंडेड है कि वो ज़्यादा दूसरों पर निर्भरता रखते ही नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या है। ठीक है, वो अपनी काबिलियत पर ध्यान रखते हैं कि भाई मेरे अंदर क्षमता है, मैं खुद बढ़ जाऊँगा, एमडी मुझे बनना है, मुझे किसी और बाहरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी वजहों से कहीं ना कहीं जो है यूनियन परेशानी में गुजर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स आपकी यूनियन की वीकनेस हो गई। चेक ऑफ फैसिलिटी, आई बिलीव ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए। तो चेक ऑफ फैसिलिटी जो है, देखो जितना पैसा आपकी जो सैलरी आती होगी तो उसमें से 100 रुपये जो भी आपकी फ़ीस हो भाई, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये हर महीने आपकी सैलरी से काट करके बैंक जो है यूनियन, जो भी यूनियन के आप मेंबर हैं उसके खाते में डाल देता है। इसी प्रक्रिया को ही चेक ऑफ फैसिलिटी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, सिंपल टर्म में यही है, बाकी पढ़ लेते हैं। मल्टीपलिसिटी ऑफ द यूनियन लीड टू अनदर प्रॉब्लम ऑफ डुअल मेंबरशिप ऑफ वर्कर वेयर द वर्कर इज सोन एज ए मेंबर ऑफ मोर देन वन यूनियन। तो बोल रहे हैं कि चूंकि बहुत सारी यूनियन हो जाती हैं तो डुअल मेंबरशिप की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें क्या होता है एक वर्कर को एक से ज़्यादा जो है यूनियन का मेंबर दिखाया जाता है। चेक ऑफ फैसिलिटी इज एन अरेंजमेंट आर प्रैक्टिस इन यूनाइज ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिशमेंट या बैंक अंडर विच एन एम्प्लॉयर रेगुलरली डिडक्ट यूनियन ड्यूज फ्रॉम, यूनियन के जो ड्यूज होते हैं, है ना, हर महीने जो दिया जाता है, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस एंड पासेस देम ऑन टू यूनियन।
तो मतलब चेक ऑफ फैसिलिटी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पर जो एम्प्लॉयर होता है वो रेगुलरली यूनियन का जो ड्यू है उसको काटता है। किसके, कहाँ से काटेगा? एम्प्लॉय की सैलरी से काटेगा और किसको दे देगा? यूनियन को दे देगा। इसी को ही फ्रेंड्स हम चेक ऑफ फैसिलिटी कहते हैं, बाकी लैंग्वेज छोड़ दीजिए। चेक ऑफ में रिक्वायर आर रिटर्न, भाई अब आपके खाते से पैसे अगर कटने हैं तो ऐसे मुंह से बोलकर नहीं चलेगा, एक जो है रिटर्न अथराइजेशन आपको देनी पड़ती है। आपने भी दे रखी होगी, या जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो यूनियन के लोग आते हैं, आपको ज्वाइन करवाते हैं और वो आपसे अथराइजेशन लेकर जाते हैं, ठीक है। चेक ऑफ में रिक्वायर रिटर्न अथराइजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर द डिडक्शन। खाते से पैसा तभी कटेगा जब आप लिखित में जो है अथराइजेशन देंगे। अनदर मेथड ऑफ चेक ऑफ इज दैट द एम्प्लॉयर गिव्स डेटा टू द यूनियन एज हाउ मेनी वर्कर्स आर मेंबर्स ऑफ एनी यूनियन ऑपरेटिंग इन द यूनिट। मतलब चेक ऑफ के लिए, चेक ऑफ से क्या होता है कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, डेटा दे देगा कि भाई यूनियन में कितने मेंबर तुम्हारे पास रजिस्टर्ड हैं और तुम अपना पैसा उनसे वसूल लो। दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयर खुद ही काट करके भेजता है, ये तरीका होता है। चेक ऑफ फैसिलिटी इज कंसिडर्ड यूजफुल फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड द यूनियन। ये फैसिलिटी दोनों के लिए फ़ायदे की सौदा होती है, एम्प्लॉयर के लिए भी और यूनियन के लिए भी। कैसे फ़ायदे का सौदा होती है वो देख लिया जाता है। फॉर एम्प्लॉयर इट सर्व्स द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मतलब एम्प्लॉयर को वेरिफिकेशन का मौका मिल जाता है कि हाँ किस यूनियन में कितने मेंबर हैं, ये बात वेरीफाई की जा सकती है। क्योंकि हर महीने पैसा कट रहा है। सोचो एक बैंक में 1 लाख एम्प्लॉय हैं तो पता चल रहा है ना कि हाँ 56,000 लोगों की सैलरी कट करके किसके खाते में जा रही है। टू डिसाइड एज टू व्हिच यूनियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ रिक्वायर्ड अंडर एनी ऑफ द एप्लीकेबल लॉ। ठीक है, तो किस यूनियन को हमें रिकॉग्नाइज करना है, किसको वैल्यू देनी है, कौन हमारी मेन यूनियन रहेगी, उसका डिसीजन हम यहीं पर वेरीफाई करके चेक ऑफ फैसिलिटी को वेरीफाई करके कर सकते हैं। और यूनियन के लिए भी ये जो है सेम पर्पज करती है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यूनियन के लिए भी ये सेम पर्पज सर्व करती है। यूनियन को भी मौका मिलता है कि हाँ उनको पता चलता है कि हमारे पास टोटल कितने मेंबर हैं, कितने रुपए आने वाले हैं, ठीक है। और हम ये दावा कर सकते हैं कि नहीं हम कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए यूनियन बैंक में या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है चेक ऑफ फैसिलिटी में, ठीक है। तो आई बिलीव चेक ऑफ फैसिलिटी कोई ज़्यादा है नहीं, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चेक ऑफ फैसिलिटी वो अरेंजमेंट होता है जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से जो यूनियन का ड्यू है जितना भी हो, 100 रुपये 150 रुपये हर महीने काट करके यूनियन को दे देता है उठा करके, ठीक है। जैसे आपके बैंक की सैलरी से यूनियन का जो पैसा है वो कट करके यूनियन के खाते में चला जाता है, आपने देखा ही होगा। तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक रिटर्न अथराइजेशन चाहिए एम्प्लॉय की तरफ से कि हाँ तुम्हारे खाते से पैसा काटा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा तरीका है कि हम एम्प्लॉयर को सिर्फ डेटा दे दें कि भाई जो है इतने मेंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड। बस यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।